मीडिया के तमाम दोस्तों को इस मौके पे मेरे तरफ से और मेरे तमाम साथियों की तरफ से आप सबको तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नए साल की आप सबको मुबारकबाद। उम्मीद की जाती है कि 2025 का साल जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो। एक अच्छे मौके पे ये साल जो है इसकी शुरुआत हो रही है। मैं अपनी जगह याद करने की कोशिश कर रहा था कि जो 6 साल का अरसा मेरा वज़ीर आला की कुर्सी पर रहा, 2009 और 2015 जनवरी के दरमियान, क्या इस तरह का कोई इस बड़े पैमाने पर मीडिया के साथ इंटरेक्शन रखा गया था या नहीं, और मुझे याद नहीं है कि इस तरह का हमने कोई प्रोग्राम जो है रखा था। बीच बीच में आप सबों से मुलाकात तो होती रही, लेकिन वो किसी न किसी या तो हादसे के बाद या मुद्दे को लेके आज जो है ये आपके साथ जो इंटरेक्शन, और खासकर हमने लफ्ज़ भी, मुझे अफसरों ने कहा कि इंटरेक्शन का लफ्ज़ जो है वो सही होगा। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते तो आमतौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी ऐलान के साथ जुड़ा होता है, किसी मौके के साथ, किसी इवेंट के साथ या किसी बड़े ऐलान के साथ। इस मौके पर हालांकि सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि हमारे तरफ से कोई बड़े ऐलान होने जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ना। मैं सबसे पहले तो शुरू में ही ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई बड़ा ऐलान करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे आप सबके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए, जो कि हमारा फर्ज भी बनता है। हमने पहले दिन से कहा है कि लोगों की चुनी हुई हुकूमत है और हम चाहते हैं कि लोगों के साथ एक तालमेल बना रहे, हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों की बात जो है हम तक पहुँचे। और इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम जो जरिया है वो मीडिया है, और इसलिए आज का ये जो ये प्रेस इंटरेक्शन जो है इसका आगाज किया गया। कोशिश की जाएगी जब आपके सवाल आएंगे तो as honestly as possible we will answer them। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का, यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये समझना कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, राजभवन की जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इन चीज़ों को समझना अभी भी हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगा थोड़ा एडजस्ट करने में। और आमतौर पर अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा तकलीफ हुई। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा समझना और इस हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं, और आमतौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन बातों की बुनियाद पर लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उससे हम ऊपर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और
हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है, वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था, तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है, तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है, और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। हम अपनी जगह यहाँ पे अगर हैं तो लोगों की खिदमत करने के लिए हैं, लोगों के जो एस्पेक्ट डेवलपमेंट को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, गवर्नेंस को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे उतर आने के लिए हैं। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास है कि सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी अगर है तो वो लोगों के जज्बात और एहसासात का जो है हमें उनका कदर करना होगा, और लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको रियलाइज़ करना होगा, उन पर उतर आना होगा। तो बहुत सारे ऐसे सूरत हाल हैं जो हमें विरासत में मिली हैं। अब मैं जानता हूँ कि उनको लेके सवाल तो आ ही जाएंगे, तो फ़िलहाल मैं एक एक करके उनको यहाँ छेड़ूंगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपके सवाल आ जाएंगे तो कोशिश की जाएगी कि जवाबों के ज़रिए जो हैं मैं उनको एड्रेस करूं। अगर मुझको छोड़ के बीच बीच में मेरे जो यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साथी बैठे हैं, अगर इन्हें भी इनके महकमों के मुतल्लिक और हमारे मैनिफेस्टो के मुतल्लिक जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई सवाल होंगे तो प्लीज़ आप इन्हें भी डायरेक्ट कर लीजिएगा ताकि ये भी आपके सवालों का जवाब दें। बट ओपनिंग रिमार्क्स पे मैं इतना ही कह के अब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन साहब से कहूँगा कि वो इस प्रेस इंटरेक्शन को आगे जो है वो कंडक्ट करें। Thank you, sir. We will now have the interactive question and answer session. Before we begin, I would like to highlight a few important points. The Q&A session will be for approximately 45 to 50 minutes. We want that maximum number of people should get a chance to ask their questions and share their thoughts. So I request that you limit yourself to one question only and keep the question brief and precise. In case we have more time later on, we can have a second round of questions. Please raise your hand if you would like to. Colleagues will pass you the mics. I also request that you introduce yourself before asking your question. With your permission, sir, we will now begin the question. Please. We begin with the front section here. What you see here, Mr. Omar, that with landslide mandate. So I don't have, basically in last 2 years, we have moved long distance. Even financial arm that used to be the JK Bank, for instance, it has passed through, it has been a long distance, long tunnel. There are issues. I understand the nightmares of honeymoon after you take over. I understand the issues that you have right now on your table. There are issues on many fronts. Many things have changed. But rather than getting into the economics of governance which we should have, my simple, it is not a question. A request is that how soon or how far are we from a situation in which the media existed when you were the chief minister last time? My wish would be to see a free and open media, to see a media that is able
people to report facts on the ground as they exist, without any interference, without any pulls or pressures, without any telephone calls कि ये कैसे लिखा, क्यों लिखा. Whether I can answer it or not is a different matter. And I would like for this not to be a one-off event. I can't say that on this scale it will happen all the time, but at least twice a year, if we can have a freewheeling interaction like this without an agenda, without a subject, and without sort of this not having enough contact with you was, I think, a price that I paid in the previous government. Therefore, being more open and more accessible to you is something that I will definitely try to do in this term in office. आप माइक पकड़ लीजिए ना ताकि बाकी भी सुन लें. My question is, you must have seen that there is a concern among people that their land is being taken away. You must have seen people in Anantnag, Pulwama, and Budgam protesting that a new railway line is being built which is dispossessing them from their productive land, agriculture, horticulture, and a ring road is being extended. Now a satellite colony, there is a proposal for it, and NIT expansion in Pulwama. So a delegation from that village also met you. So how are you assuring the people from these concerns? Because the agriculture department already has said that this is the productive land and shrunk actually. So what is the assurance from हमारे ये इस सवाल की अपनी अहमियत है और मैं समझता हूँ लोगों की परेशानी, खासकर ज़मीन को लेके. हम अपनी ज़मीन बढ़ा नहीं सकते और ये वो ज़मीन है जो बहुत मुश्किल हालात में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के हवाले किया और अब उनसे वो ज़मीन वापस ली जाए. मैं समझता हूँ मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता. Development will also have to go hand in hand with the concerns that people have. Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहाँ तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया. They are concerned कि उस ज़मीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं. मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा ना अगर वहाँ के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहाँ लोग चाहते हैं. Not everybody is opposed to development here. There are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. If we can locate a central university somewhere, if we can locate an AIIMS somewhere, we'll find place for NIT also. अगर पुलवामा को नहीं चाहिए, कहीं और ले लेंगे. और भी ज़िले हैं यहाँ पे ना. There are other districts that will welcome it with open arms. I don't want to share, I don't want to take names here, but an MLA of a party not associated with the government, जब पुलवामा में बात हुई, उन्होंने मुझे फोन किया, कहा ना अगर उनको वहाँ नहीं चाहिए, मैं आपको ज़मीन दे दूँगा, मेरे हाथ So there are places where we can locate this, but balance between our development and also protecting our productive agricultural land. फारूक वानी, राइट, साहब जैसे आपका अभी आपका जो लोगों के सपोर्ट में रिजर्वेशन केस था और उनको अपोजिशन ने उनका सपोर्ट किया, तो उसके बारे में आपका क्या टेक है? जमहूरियत है ना. हमने कब, और ये मैंने बार बार जब को लेकर सवाल करते थे कि जनाब ये ऑटोक्रेसी है, खानदानी रूल है, यहाँ एक ही बात चलती है और वो जनाब फारूक अब्दुल्ला की है और किसी को बात करने की इजाज़त.
کہ نیشنل کانفرنس کی تنظیم میں جمہوریت ہے, سب کو بات کرنے کا اپنا ادھیکار, اپنا حق ہے. اس حق کو ایم پی صاحب نے استعمال کیا. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے نا حالات کیسے بدل گئے. مجھے وہ سال یاد ہیں جہاں پہ احتجاج سوچنا بھی, کرنا تو دوسری بات, احتجاج کی بات کرنا بھی غیر قانونی سمجھا جاتا تھا. ہمارے گھروں پہ اور گیٹوں پہ تالے لگتے تھے جب ہم کہتے تھے کہ ہم گھر سے باہر نکل کے احتجاج کریں گے. ان کا احتجاج چیف منسٹر کے گیٹ تک پہنچا. میرے گیٹ کے باہر احتجاج کرنے کے بعد مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی. اس سے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کم از کم ہم لوگوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, نہ ہم ان سے چھپیں گے. ان کے جذبات ہیں, ان کے کچھ کنسرنز ہیں جو ان کا حق تھا ہمارے پاس لانا. لیکن جہاں تک ریزرویشن کے حوالے سے آپ نے بات کی یا ان کا جو مدعا ہے, میں تو تھوڑا سا ہٹ کے اس میں کہوں. ریزرویشن کا جہاں تک ان کا کنسرن ہے اس کے لیے کیا جو ہے بٹھائی گئی ہے, وہ اپنا کام جو ہے, میں نے ان اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ ٹائم باؤنڈ مینر میں نے ان کو کہا کہ 6 مہینے کے اندر امید کی جائے گی کہ کیبنٹ سب کمیٹی اپنا کام مکمل کرے. اس کے ساتھ ساتھ پیرللی ہائی کورٹ بھی اس معاملے کی سنوائی جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. لیکن میں تو یہ مان کے چلتا ہوں کہ چاہے آپ اوپن کیٹیگری سے ہوں, ریزرو کیٹیگری سے ہوں, آج تو خطرہ یہ ہے کہ ہماری نوکریاں ہمارے لیے نہیں ہیں, ہمارا زمین ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں تو پہلے یہ نوکریاں اور یہ زمین پہلے اپنے لیے بچانا, پھر ریزرویشن کا جھگڑا جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ہم یہاں ریزروڈ اور اوپن لڑتے رہیں گے, لیکن جب باہر سے یہاں جو ہے نوکری لینے کے لیے لوگ آنا شروع کریں گے پھر کیا کرو گے. لیکن جو میں نے کہا, دس پروسیس از بینگ لکڈ ایٹ اینڈ وی ول بوتھ ول ہیپن ان پیرلل, کیبنٹ سب کمیٹی اینڈ ورک آف دی آنریبل ہائی کورٹ. جہاں تک آنریبل ایم پی کے حوالے سے آپ نے بات کی, چلیے انہوں نے میرے گھر کے باہر احتجاج کیا, اچھا کیا. اب میں امید کروں گا کہ آنے والا جو پارلیمنٹ کا بجٹ کا, وہاں پہ بھی اسی طرح کا احتجاج کیا جائے, باقی پارٹیوں کو اس میں شامل کیا جائے, ایم پیز کو جوڑ دیا جائے, اور جموں کشمیر کی اسٹیٹ ہوڈ کے لیے وہاں پہ ایک اچھا خاصا احتجاج جو ہے ہمارے ایم پی صاحب لیڈ کریں, اور یہ اچھی بات ہوگی. کے بعد آپ نے جو میڈیا کو فری ہینڈ دیا ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشن, اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. لیکن عمر صاحب آپ کو پتہ ہے نامسائل حالات میں اگر یہاں کسی نے اس فیٹرنیٹی کو زندہ رکھا ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے, کیونکہ ان دنوں الیکٹرانک میڈیا تھا نہیں. ہم نے کیا کیا ان دنوں سہا ہے, اور کتنے جو ہماری جرنلسٹ کے جو عزیز تھے وہ بیچارے شہید ہو گئے. لیکن ایک ظریفی ہے کہ 2017 میں جو ریٹس ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے, وہ ابھی بھی 75% ہے, کیونکہ آپ ایڈ کر رہے ہیں اس وقت یو ٹی کے. اب وہی ریٹ ہمیں جو پرنٹنگ دینا پڑتا ہے اس سے ٹرپل ہو گیا ہے. اس پر آپ ذرا دیکھیے گا, کیونکہ باہر ہم یہ سب جو پرنٹ میڈیا والے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ سوال اٹھائے. اور دوسری بات جو سوال ہے, کیا آپ 2009 اور 2015 کے بیچ میں جو آپ وزیر اعلیٰ تھے اس میں اور اس میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ جہاں تک ایڈورٹائزنگ ریٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی, نوٹ کیا ہوا, سیکرٹری جو ہمارے ابھی آئے ہیں انفارمیشن کے, راجو صاحب, ان سے اور ڈائریکٹر انفارمیشن سے بات کر کے جو بھی ہمیں اس میں کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. جہاں تک 2014 سے پہلے اور آج میرے میں فرق کیا ہے, بال اور زیادہ سفید ہو گئے, بڑھاپے کی طرف اب تیزی سے بڑھ رہا ہوں. کیا بدلاؤ آیا ہے یا نہیں آیا ہے یہ آپ جب میرا یہ ٹرم ختم ہوگا اس وقت کہیے نا, میں اپنے منہ سے کیا کہوں. میں تو کہوں گا نا میں بہت زیادہ سمجھدار ہو گیا ہوں اور بہت قابل اب ہوں.
لیکن میرے کہنے میں کوئی وزن ہی نہیں ہے. جب آپ کہیں گے تو تب مجھے لگے گا کہ واقعی فرق آیا ہے. تو جب 4 سال اور 10 مہینے لگ بھگ رہ گئے ہیں نئے الیکشن کو, اس وقت بتائیے نا کہ پچھلے ٹرم اور اس ٹرم میں اگر آپ کو کوئی فرق نظر آیا ہے. مجھے تھوڑا سا فرق فی الحال میں آپ سے کہوں, مجھے تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے. میں ایک مثال کے طور پہ جو پچھلے دنوں برف باری ہوئی, میں مان کے چلتا ہوں نا, اگر 2009 شروع میں اس طرح کی برف باری ہوئی ہوتی, میرا رسپانس اس طرح کا نہیں ہوتا. ڈی سیوں کو میٹنگوں میں شامل کرنا, آنریبل ایم ایل ایز سے فیڈ بیک لینا, کٹنگ اکراس پارٹی لائنز, یہ 2009 میں مجھ سے نہیں ہوتا. آج ہوا ہے کیونکہ تھوڑا سا بدلاؤ تو آ ہی گیا ہے. No, they'll be passed. Now you put your, as the Director Information Sahab said, just put your hand up and it will reach you. This is P. Zadashik from the on the right. Why don't you do one thing? Those of you who want to ask a question, I'm sure most of you have pen and paper with you. Just put your names on a slip of paper, send it up to the Director Information. It will be easier than him looking for your hands, because that becomes a little tougher. Just send up a slip of paper. He'll go through those and call your names out one by one. Can I ask a quick one now? آپ پوچھ لیجئے نا. اچھا عمر صاحب, جب 370 کو ریووک کیا گیا, اس کے بعد بی جے پی گورنمنٹ کا یہ کامن ریفرین رہا کہ مسئلہ کشمیر اب ہمیشہ کے لیے حل ہوا ہے, it has been resolved forever. لیکن آپ کا جو ہائی وولٹیج کیمپین تھا جس میں لوگ جڑے, اس میں آپ نے کہا کہ یہ الیکشن بجلی پانی سڑک کے لیے نہیں ہے, یہ شناخت بچانے کے لیے, آئیڈینٹی کے لیے. تو آپ اس وقت, ظاہر ہے ابھی بہت کم عرصہ ہوا ہے, لیکن مسئلہ کشمیر اگر ہمیشہ کے لیے ریزالو ہوا ہے, کیا آپ اس میں ایز لیڈر آف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ایک منٹ کے لیے اگر ہم مان کے بھی چلیں نا کہ جموں کشمیر کا اس طرف کا حصہ جو ہے وہ ہمیشہ کے, جموں کشمیر کا ایک حصہ سرحد کے اس طرف بھی ہے نا. جب بی جے پی یہ کہتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا ہے, کیا ہم یہ مان کے چلیں کہ جو ایل او سی کے پار والا حصہ ہے جموں کشمیر کا, اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں ہے. مسئلہ کشمیر ابھی بھی ہے, چاہے سرحد کے اس طرف یا اس طرف, اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل نہیں ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مدے تو بہت سارے ہیں, لیکن میں وہ پوچھوں گا بجلی کا جو ایشو ہے, مطلب ہر بار کہتے ہیں کہ کئی ساری اسکیمز امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, بہتری ہوگی, اور خاص کر ونٹرز میں, کیونکہ سمرز میں اوبیسلی بہتر ہوتی ہے جنریشن, ہم بھی کچھ چیزیں کرتے ہیں, لیکن ونٹرز میں ہر سال وہی کہانی دہرائی جاتی ہے کہ اب ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, لیکن ابھی بھی سب زیرو ٹیمپریچر ہیں. اس سال کافی ہارش ہے, لوگ کافی سفر کر رہے ہیں بجلی کو لے کے سب جگہ نا, سری نگر آپ نے, نارتھ ساؤتھ میں. تو یہ ٹھیک کب ہوگا؟ آپ نے کہا میٹرنگ جب 100% ہوگی, تو کہتے ہیں کیبلنگ جب ہوگی, تو کوئی ٹائم لائن ہو رہی, ٹھیک کیوں نہیں ہوگا؟ سر ایک آپ سے سوال, اور ڈپٹی سی ایم صاحب سے بھی ایک سوال ہے. سر آپ سے ہم نے بات کی تھی جب آپ نے حلف کیا تھا, تو کافی جوش میں تھے آپ اس وقت. تو آج 2 مہینے کے بعد جو بھی اسٹیڈیم کے آس پاس بات ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے جو آپ کا ایجنڈا ہے پورا کر پائیں گے آپ, جب آپ نے اندر جا کے حالات دیکھے ہیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے, آپ کو لگتا ہے آپ کر پائیں گے وہ, یا پھر سب کچھ تبھی ہوگا جب اسٹیٹ کھلائے گا؟ تھینک یو. بجلی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا, وہ صحیح ہے. ہر بار سردیوں میں ہمیں اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سالوں کے مقابلے اس سال ہم زیادہ بجلی لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں, لیکن آج بھی کٹس کی ضرورت پڑ رہی ہے. انریسٹرکٹیڈ اگر ہم لوڈ دیکھیں تو جتنا ہم سپلائی کر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے. فی الحال 1700-1800 میگا واٹ کے آس پاس جو ہے ہم بجلی سپلائی کر رہے ہیں, لیکن انریسٹرکٹیڈ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ کب تک حل ہوگا. جتنے زیادہ ہمارے جو پاور پروجیکٹس جموں کشمیر میں بن رہے ہیں, جتنی جلدی وہ کمپلیٹ ہو جائیں, تو کم از کم اگر سردیوں میں ان کی جنریشن کم ہو, گرمیوں میں ہم وہ پاور جو ہے ہم بینک کر سکتے ہیں, جو کہ ہم کرتے ہیں.
कोशिश की जाएगी कि हर साल हम ज़्यादा बिजली जो है वो बैंक करें ताकि सर्दी में हम उनके पास छोड़ दें, गर्मियों में वो बिजली जो है हमें वापस मिले। लेकिन मीटरों के हवाले से आपने बात की, ये हकीकत है। फिलहाल हमारे जम्मू कश्मीर के जो AT&C लॉसेस जो हैं वो 50% से ज़्यादा हैं। मतलब हर रुपए बिजली जो हम सप्लाई करते हैं उसमें से हम मान के चलते हैं कि 50 पैसे हमें वापस नहीं आएंगे। हालांकि हमारे मुकाबले में जो रियासतें हैं उन्होंने इस नंबर को अब 10, 15, 17% पे उतारा हुआ है। हम आज भी 50% से ज़्यादा हैं। तो हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम हम भी 20% से कम अपनी AT&C लॉसेस को लाएं ताकि और ज़्यादा बिजली हम लोगों को सप्लाई करें। इसके साथ साथ हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा, क्योंकि जहाँ अग्रीमेंट होगी वहाँ पे हम यूनिट्स मेजर नहीं करते। हम यूनिट सिर्फ वहाँ मेजर करते हैं जहाँ मीटर लगा हो। तो हम जब मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में अपना ये स्कीम जो है इसको रोल आउट करना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो जितना लोग मीटर की तरफ जाएं उससे जम्मू कश्मीर को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन उन्हें भी फ़ायदा होगा मीटर का। डिप्टी CM साहब का शेड्यूल पावर कट सिर्फ तब होते हैं या तो हमें सिस्टम जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ता है, उसके लिए भी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि पूरी तरह से इसको एडवर्टाइज करें ताकि लोगों को पता चले किस इलाके में कहाँ पे शेड्यूल के मुताबिक हमें मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ेगा। अनशेड्यूल तब होता है जबकि या तो ट्रांसफार्मर जल जाए या कोई सिस्टम में फेलियर हो, उसमें कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द जो है उसको दुरुस्त किया जाए और बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो। आपने डिप्टी CM साहब पे कुछ पूछा था कि अब क्या लग रहा है ना, इतना ही जोश है, हाउस द जोश है पूछा इसने। देखिए हमें समझ नहीं आती कि ये बात और आप ये सवाल क्यों हमें पूछते। उस दिन ने कहा था फिर आज कहूँगा, फिर मैंने वही कहा तो उस समय जी अभी फिर 20 दिन और है ना, अभी 2 महीने नहीं हुए। लेकिन एक चीज़ हम कहें कि जो हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो इलेक्शन में हमारी पार्टी ने वादे किए थे, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि हम नहीं कर रहे। पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, हमने पहला ही रेजोल्यूशन वहाँ पे पास किया और कहा कि हमें स्टेट का दर्जा दोबारा दिया जाए, वापस हमारी कोई भी इज्जत हमें बहाल की जाए। दूसरा हमारी पहला हाउस लगा, पहले हाउस में ही हमने रेजोल्यूशन वहाँ पे पेश भी किया और पास भी हुआ, जहाँ हमने कहा कि हमारा खोया हुआ स्टेटस और जो हम खोया हुआ स्टेटस कहते हैं, ये वादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का भी है। और आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीन है, जम्मू कश्मीर का रोजगार हम किसी बात को नहीं लेने देंगे। हम उसी बात को फिर उनको याद कर, इसलिए उन्होंने भी इलेक्शन में कहा था कि आपको याद होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए तो उस रैली में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे ही होगा हम आपको आपका जो स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल करेंगे। तो आज 2 महीने हो गए हैं, ये सवाल का वहाँ भी पूछा जाए कि आपने ये वादा किया था, तो उम्मीद करेंगे आपका वो कभी आएंगे, उनका कोई आएगा, आप उनसे भी पूछेंगे। लेकिन एक बात हम सारे से कहते हैं, जो हमने कहा है उन पर बिल्कुल डटे हुए हैं और करके दिखाएंगे, और जब करके दिखाएंगे तभी आपके पास आएंगे। थैंक यू। We have received a lot of slips, so we have called the names now. Request you all to be patient. We plan to come to it. Ms. Navin from the Indian. Since we're here with better data, I want to get a sense of state of metering and cabling in JNK to check pilferage, and also what is it costing the exchequer right now to buy electricity from the grid. The CS is also there. The pilferage question came up in the sort of roundabout way in the answer that I gave. In terms of the metering, it's an ongoing process. It's part of the Government of India scheme committed to implement. Obviously, the more metering that happens, the less pilferage there will be. That
That is actually the aim of this, and which is why both the JNK administration as well as the Power Ministry, Government of India, are keen to see these reforms go forward and taken to their logical conclusion, which we will do. The second part of your question was how much is it costing us? What are we spending every day to buy electricity? 9,500 crores a year. 9,500 crores a year is how much we are spending to buy, and if you work on our AT&C losses of just you can do the maths. That's what it's costing the exchequer. So Nazim must be So it has been more than 2 months you have taken over as chief minister. Are you comfortable with this dual pension system, or there have been points over the last 2-3 months, including appointment of L.K. even also the recent controversy was already on how are you going to address this issue, which are actually seeing an attempt to undermine the Islam? Obviously, dual centers of power are not to anyone's advantage. If a government or any organization with dual systems of power was an effective means of governance or management, you would see it everywhere. The organization you work for, it has a chain of command, but ultimately authority is with one person. And whether it's in government, whether it's in business, whether it's in sport, whether it's in the security forces, ultimately systems work better when there is a single point of command. This is one of the peculiarities of a union territory, that dual systems of power are built into the structure, which is why in my opening remarks I did mention that it is a learning period for us. Understand where our authority begins, where it ends, where the authority starts, where it ends. That said, I think some of the prickliness is more a figment of imagination than reality. There have been 1 or 2 areas where there has been a difference of opinion whose authority it is, but it's not as widespread as you would like to believe it is. Which is why there is an ongoing exercise on the part of the government to sort of, I don't know if codify the word is the right word to use, but at least to put into place our TOBR, our business rules, so that if there's any uncertainty or any clarity that is required, that clarity will be built into the system. On our part, the draft of this is being shared with some legal luminaries for their inputs and their suggestions. After it's framed up, then we'll send it in the correct scheme of things. It has to go to the Honorable Lieutenant Governor, and that's what we'll do. I understand that the holidays became a big story. Yes, in an ideal world, we would have liked to have had those 2 holidays because it's part of the emotional attachment we have and it's part of Jammu and Kashmir's history. That said, I don't believe either the martyrs of 13th July or Sheikh Mohammed Abdullah require one day to be remembered. Everything we do in some way is a continuation of their sacrifice for us. Every time a farmer goes out and builds his land or her land, legacy. Every time children go to school and receive a subsidized or free education, all that we are sitting in, it was conceived and it's part of his legacy. So his legacy doesn't begin and end on the 5th of December. And similarly,
तालीम हो रहा है वहाँ पर 9वीं क्लास से लेकर 10th क्लास जो बच्चे हैं ज़बरदस्ती किताबें खरीदी उनको ज़बरदस्ती किताबें खरीदी were mentioned in your manifesto, because your manifesto, when you released it, it became a big hit of people, and that is why they voted for your party. As far as statehood or the restoration, or its restoration, Article 370, these are the very big issues, and onus lies completely on the central government when it wishes to restore. But apart from all these issues, what about the other issues? Because people are having a lot of hopes as far as your manifesto was concerned, and that is why we saw that NC wave, because it was given a huge mandate. Look, I think it's important to understand that the National Conference Manifesto was based on a 5-year term of government. Not 5 weeks, not 5 months, but 5 years. That said, we're also aware that there are certain sort of time frames that we are supposed to adhere. First month, first 100 days, first 6 months, first year. And therefore, some of the things that we had promised may be symbolic but still important to us. The resolution in the first cabinet meeting for statehood, the resolution in the assembly for special status and constitutional guarantees, the free units that we were going to do. But otherwise, in terms of more open and transparent government, this is an indication of that. Public involvement in governance is part of our commitment, which has been evidenced by our travel into the districts and having the district review meetings to involve public representatives and public delegations in government formation. But the report card that we will give you on the first 100 days, looking at our manifesto and those promises that we are able to fulfill within a UT. Some that we made would require statehood to come back as well. अंडरस्टैंड किया कि ये जो नया सिस्टम है, तो मगर ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं लोगों को इस बारे में 2 महीने लगे, चलिए ना, मैं आपको 2 महीने नहीं लगाऊंगा, आज का दिन लगा दीजिए ना। देखें, मैं कौन होता हूं ये कहने के लिए ना कि राजभवन मत जाइए, और शायद आप में से कुछ ये चाहेंगे कि वो तैयार करने के लिए, बट देयर इज नो sort of problem with people going anywhere with their problems, and I don't think there is that much confusion. It's not as if आप घर में नलका लगाना है तो मिनिस्टर को मिलना है, लेकिन अगर घर के बाहर जो है बड़े पाइप को बनाना है तो उसके लिए राजभवन जाने की जरूरत पड़ेगी. There are ministers to deal with almost every department. If there is a problem to do with that department, come and see the honorable minister concerned. Imran Naidu, Gulistan. शुक्रिया उमर साहब। पहले ये खुशी हो रही है कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में हेड ऑफ द स्टेट के पास मीडिया है, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने इनवाइट सबको किया, ओपन इन्विटेशन था। तो मुझे याद है कि 2 साल पहले मैंने ही आपको आपके ऑफिस के बाहर एक सवाल पूछा था, और उसका आपने जवाब दिया था कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी तो 5 साल का हिसाब लिया जाएगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार 5 साल के दौरान जो हमारे पास बजट था, अलग अलग डिपार्टमेंट, इसके पास जो करोड़ों का पैसा खर्च किया गया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? एक दूसरा सर मेरा ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में अमेंडमेंट हुई थी, वेटिंग लिस्ट की जगह पे रिजर्व लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना था, SO 61, अभी तक उसको नहीं किया गया। और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है यहाँ पे, उन्हें भी अभी तक स्टाइपेंड जो है वो नहीं मिल रहा है। और तीसरा सर अहम सवाल मेरा ये है कि हम तो सबकी स्टोरीज करते हैं, सबके इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एंटायर अक्रॉस द ग्लोब अगर देखें, शायद कश्मीर पहली जगह हुई है JNK जहाँ जर्नलिस्ट के लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है।
तो थोड़ा सा अगर कोशिश की जाए कि मीडिया को थोड़ा यहाँ स्ट्रीमलाइन किया जाए। हालांकि हमने पिछले 3-4 साल से ये सवालात भी पूछे कि एटलीस्ट मीडिया को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए और ये पता चले जर्नलिस्ट कौन है। Sorry, मैं एक सप्लीमेंट्री पूछ लूँ आपसे ताकि मैं बिल्कुल सर। हाँ नहीं, अब स्ट्रीमलाइन किस तरह, क्योंकि फिर नहीं तो मुझे कहा जाएगा कि हम मतलब मीडिया को या तो थ्रॉटल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइन ये कि अभी चूंकि हम डिजिटल दौर में हैं तो मल्टी मीडिया का दौर है। अब इस मल्टी मीडिया की रेस में यहाँ सब जर्नलिस्ट, तो अगर कोई बाहर कल तक रेडी पे था तो आज कल वो माइक लेके ऑफिस में जाता है, उसकी वजह से अच्छे जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म है। मुझे कोई एतराज नहीं है ना, अगर आप चाहें मैं आपकी तादाद कम कर सकता हूँ। तादाद कम नहीं कर रही बट स्ट्रीमलाइन करना है। Look, I understand that, but now if there is a multiplication of organizations, it's not for me to tell who should be a journalist and who shouldn't. वो जहाँ जिनके लिए आप काम कर रहे हो उनको करना होगा ना। अब एक ना ठहरे, बिकॉज कल को फिर शिकायत होगी कि लेजिटिमेट मीडिया हाउसेस को जो है रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही है या रिकग्निशन नहीं दी जा रही है, कि आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अप्रूव नहीं हो रहे हैं। अब मैं आप ये मतलब मेरी तो पहले दिन से कोशिश थी कि आपका प्रेस क्लब जो है वो रिस्टोर हो जाए। मैं तो चाहूँगा कि आप लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से वो इलेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करें ताकि हम आपका प्रेस क्लब आपके हवाले कर सकें। एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिनके साथ हम कल बैठ के बात करके समझ सकें कि आपके मसले क्या हैं, उन मसलों का हमने हल किस तरह करना है। तो वो हो गया तीसरे सवाल का जवाब। पहला सवाल आपका था कि क्या हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में मेरे पास हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान के पास हो, हर किसी मिनिस्टर से कहा हुआ है कि वो अकाउंटेबिलिटी लें, पता करें कि ना इससे पहले क्या हो रहा था, सही क्या था, गलत क्या था। जो गलत था उसको दुरुस्त करना है, जो सही था उसको आगे चलाना है। ये तो मतलब हमारी पहले दिन से कोशिश रही है। और जो दूसरा सवाल आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से था, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से कह दूंगा क्योंकि GAD भी यही देखते हैं, वो आपको बता देंगे। आपको मालूम होगा कि पहले लेकिन बाद में उसको रिवाइज किया गया वेटिंग लिस्ट। अभी मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन अभी भी अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई क्लैरिटी की जरूरत है ट्राई कर लो। मेरा बच्चा कुछ और था लेकिन आज पॉलिटेक्निक्स जो पूरे JNK में उनमें भी एडमिशन जो है बिल्कुल सीटें हैं, किसी जगह पे 5 सीटें हैं। और सबसे खास बात है जो असासा हमारा था वो बिल्कुल जम्मू में भी बंद हो चुके हैं और कश्मीर डिवीजन में सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि टेक्निकल होते हैं। आप एक प्लीज देखिए, आपका बड़ा जनरल क्वेश्चन है और सवाल है, और जहाँ तक ताल्लुक है आपकी सजेशंस भी बीच में काफ़ी सारे हैं। कभी आप मेरे पास आ जाएं, मुझे बता दें कहाँ पे है, और कुछ चीज़ें तो हमने वहाँ पे नोटिस की हैं, तो हमने देखा है कुछ खामियां हैं, लेकिन आप अगर बीच में आके हमें कुछ बताएंगे, सजेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक आपने फायर सर्विसेज के हवाले से बात की, हम भी चाहते हैं कि वो जो जिन्होंने ईमानदारी से वहाँ पे प्रोसेस जो है उसमें हिस्सा लिया और क्वालिफाई किया, उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। First of all, thank you for inviting. I come myself for the first time since 2019. I am invited to it officially. And most of my colleagues will not come thanks to me. I think I don't even know who the information director is. Probably someone who is standing there. It's good to see him for the first time.